नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी से संबंधित ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम वर्ष 2023 के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है? 4 विकल्प हैं, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा मित्रों, जो पर्यटन मंत्रालय है उसने इसकी शुरुआत किस दिन की है? तो विश्व पर्यटन दिवस या वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। किस दिन मनाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएं। इसके अलावा जो ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान है, यह मिशन लाइफ का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। मिशन लाइफ की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2022 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस मौजूद थे, उनके साथ ही ये शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो आप कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका एकता नगर गुजरात में है। एकता नगर गुजरात। तो ये सारी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका मिशन लाइफ स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिशन अमृत सरोवर, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस वर्ष किया गया है? 2020, 2021, 2022 या 2023? मिशन अमृत सरोवर, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस वर्ष की गई है? तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन अमृत सरोवर इसकी शुभारंभ की गई। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 66,000 से भी अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जा चुका है। ठीक है, तो यह भी बात महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट 17A के तहत देश के छठे युद्धपोत का जलावतरण हुगली नदी के तट पर किया गया है। इसका नाम क्या है? तो 4 विकल्प हैं, तारागिरी, विंध्यगिरी, उदयगिरी या दूनागिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो छठा युद्धपोत है, इसका जलावतरण किया गया है हाल ही में। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विंध्यगिरी। तो जो आपका छठा युद्धपोत है प्रोजेक्ट 17A के तहत, वो आपका विंध्यगिरी है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 17A है, इसमें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टोटल 7 युद्धपोत बनाए जाने थे, जिसमें छठा विंध्यगिरी हाल ही में इसका जलावतरण कर दिया गया है। इससे पहला है आपका नीलगिरी। दूसरे की बात हम करें तो वो है आपका हिमगिरी। तीसरा है आपका तारागिरी। चौथा है आपका उदयगिरी। पांचवा है आपका दूनागिरी और छठा है आपका विंध्यगिरी। तो मित्रों यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत आप कह सकते हैं गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, जिसकी लंबाई 149 मीटर की होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, 2070, 2050, 2030 या 2047। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है, वो किस वर्ष तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करने के लिए रखा गया है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2047 तक। इसके अलावा मित्रों, इससे पहले के जो क्लासेस हुए हैं करंट अफेयर्स के, उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ से किया गया है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ किया गया है? विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, इसका शुभारंभ कहां से किया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या तेलंगाना? मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में विमानन सुरक्षा केंद्र का निर्माण किया गया है। और नई दिल्ली में भी आप कह सकते हैं जो CISF परिसर है, महिपालपुर स्थित जो CISF परिसर है, से विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में
किस मंत्रालय के द्वारा टेली लॉ 2 पहल का शुभारंभ किया गया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। टेली लॉ 2 पहल का शुभारंभ हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा देश के सभी हिस्सों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ 2 पहल का शुभारंभ किया गया है। अब इस कार्यक्रम का जो व्यापक लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, वो क्या है? तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2026 से पहले 1 करोड़ लाभार्थियों तक सेवा का विस्तार और पहुंच स्थापित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में भारत मंडलम नामक एक कन्वेंशन सेंटर या अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका आकार निम्न में से किससे लिया गया है? रुद्राक्ष, शंख, स्वास्तिक या ओम? तो जो आपका भारत मंडलम कन्वेंशन सेंटर है, इसका आकार किस पर आधारित है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही। आकार जो है वह शंख के आकार का है, कूंच सेल के आकार का है। इसके अलावा जो कन्वेंशन सेंटर की दीवारें हैं या जो अग्रभाग है, उसमें भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के कई तत्वों को दर्शाया गया है। जैसे अगर हम भारत के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर एनर्जी के दोहन के अगर हम बात करें तो वहां पर सूर्य शक्ति को दर्शाया गया है, सूर्य शक्ति। इसके अलावा भारत के जो अंतरिक्ष की उपलब्धियां हैं, इसको जीरो टू हीरो थीम के साथ दर्शाया गया है। जीरो टू इसरो थीम के साथ दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो पंच महाभूत हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लॉन्च की गई पीएम प्रणाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन के क्षेत्र से, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करने के प्रोत्साहन से, मतलब जो FIIs होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से, या अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए? ये आपका उर्वरकों से संबंधित है, तो गैर रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनके उपयोग से संबंधित है। पीएम प्रणाम के अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमुलिएशन ऑफ मदर अर्थ। इसके अलावा जो इसका उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का, मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गैनरी के द्वारा NHRC की मान्यता को स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैनरी क्या है। तो मित्रों, ये ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को गैनरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो NHRC है, ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो इसी संदर्भ में जो NHRC है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 विकल्प हैं: 1991, 2006, 1951 या 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो मित्रों यहाँ पर हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 1993 में इसका गठन हुआ था। डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, 12 अक्टूबर 1993। इसके अलावा जो आपका NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो है यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब यह एक सांविधिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। और इसके अलावा जो सांविधिक निकाय होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि जिनको पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस एक सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? 4 विकल्प हैं: समन्वय, सक्षम, सीखो या सीख। तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिसे हम सक्षम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सक्षम है, आप यहां पर देखें तो सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कह सकते हैं स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कह सकते हैं 1977 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा हॉल जो है यह किस थीम पर आधारित है? पक्षी मोर के थीम पर, राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर, योगा के थीम पर या श्री राम के थीम पर? तो नवनिर्मित संसद भवन में जो लोकसभा हॉल है यह किस थीम पर आधारित है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोकसभा है
वो आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर है, और जो राज्यसभा है ध्यान रखिएगा ये आपका राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला विश्व के कौन से नंबर का देश बन गया है? पांचवां, छठा, सातवां या आठवां? तो एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला विश्व का यह कौन से नंबर का देश है? तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत विश्व का 7वां देश बन गया है क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला एक मिशन के तौर पर। इससे पहले अमेरिका, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और तो ये आपके 6 कंट्री थे इससे पहले जिन्होंने मिशन के तौर पर क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित किया था। भारत अब 7वां देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस गांव को पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? 4 विकल्प हैं, किबिथु, माड़ा, गुहार मोती या थांग गांव। किबिथु, माड़ा, गुहार मोती या थांग गांव, इनमें से किसे पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? मित्रों यहाँ पर हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो माड़ा गांव है इसको भारत का या पहला भारतीय गांव की मान्यता दी गई है। इसके अलावा जो किबिथु है ये आप कह सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये आपका कहां पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गुहार मोती ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ये आपका कहां पर है? तो ये आपका गुजरात। थांग गांव जो है ध्यान रखिएगा इसे नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उत्तरी गांव जो है ये आपका थांग गांव है। तो मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? माड़ा। उत्तराखंड का जो माड़ा गांव है उसे पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में संविधान के किस भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया है? 4 विकल्प हैं, डोगरी, मैथिली, संथाली या बोडो। तो संविधान के किस भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में डोगरी का पहला संस्करण जारी किया गया है। डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो आप देखेंगे कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और नॉर्दर्न पंजाब, तो इन एरियाज में डोगरी भाषा बोली जाती है। डोगरी को संविधान में किस अमेंडमेंट या संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 2003 में, उसके द्वारा डोगरी को संविधान की 8वीं, ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। गणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल स्रोतों की गणना की गई है। तो गणना के अनुसार शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल है वो जल स्रोतों के अनुसार या जल स्रोतों के मामले में शीर्ष स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच का सीमा विवाद निपटाने के लिए 123 सीमावर्ती गांवों पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। 123 जो सीमावर्ती गांव हैं उन पर समझौता हुआ है। तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप कह सकते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खबरों में बना रहा, तो इस संदर्भ में आईकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927, 1928, 1929 या 1930? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मित्रों यहाँ पर हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। डेट भी आप याद कर सकते हैं, 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ध्यान रखिएगा इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चरल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या नई दिल्ली? ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो मित्रों यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ITU का जो नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या किस जिले में किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 है, इसका आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस भारत के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? अंबा फाउंडेशन, चिंतन, कुदुम्बश्री या ग्राम चेतना? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क की रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुदुम्बश्री जो है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल में जो भयानक बाढ़ आया था उस दौरान कुदुम्बश्री ने मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष में 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, 7 करोड़ रुपए का। तो ये काफी चर्चा में था। तो इसकी रजत जयंती समारोह का उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री सुमन बेरी, BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत? तो नीति आयोग के CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, BVR सुब्रमण्यम। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएं वाइस चेयरमैन का क्या नाम है? वाइस चेयरमैन का क्या नाम है? कमेंट करके बताएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सरस आजीविका मेला 2023 जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, सरस आजीविका मेला। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। किस रेलवे स्टेशन को IGBC या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन या जामनगर रेलवे स्टेशन? IGBC के द्वारा हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे IGBC के द्वारा उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में चर्चा में रहे बाली यात्रा का प्रारंभ भारत के किस राज्य में किया गया है? तो बाली यात्रा कहे या बाली यात्रा कहे, तो इसका प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा में आपका बाली यात्रा उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, सेंगोल राजदंड के शीर्ष पर किसकी नक्काशी की गई है? बैल, गाय, शेर या हाथी? तो जो सेंगोल राजदंड है, यह एक लंबी छड़ जैसी वस्तु होती है। आपको पता होगा कि हाल ही में जो हमारी नई संसद भवन बनाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके सीट के जस्ट बगल में इसको स्थापित किया गया है। तो ये छड़ जैसी आकृति होती है, आप कह सकते हैं छड़ जैसी वस्तु होती है, चांदी से बनी हुई है, ये चांदी से बनी हुई है और ऊपर इसके सोने की परत है, गोल्ड प्लेटिंग है, ठीक है। का शीर्ष है उस पर बैल की नक्काशी की गई है जो नंदी को दर्शाता है, और नंदी की आप कह सकते हैं किसका सूचक है? तो हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष न्यायपूर्ण नेतृत्व के महत्व को दर्शाने के लिए नंदी को वहां पे नंदी की नक्काशी की गई है। तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री को उनकी भारत यात्रा के दौरान उन्हें चंदन की लकड़ी से बने बुद्ध की प्रतिमा भेंट की? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो मोदी जी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को उनकी भारत यात्रा के दौरान चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा भेंट की? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री जी को चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा भेंट की गई है। इसके अलावा जो चंदन की लकड़ी की नक्काशी होती है, ध्यान रखिएगा, यह कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसके अलावा जो ये बुद्ध प्रतिमा भेंट की गई है, आप कह सकते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्धा को यहाँ पर दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में काकतीय युग के प्राचीन पेरिनी नृत्य का वर्णन किया
किया। तो हाल ही में जो मन की बात का एडिशन आया है मोदी जी का, उसमें उन्होंने प्राचीन पेरिनी नृत्य का वर्णन किया है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। तो जो पेरिनी नृत्य है इसको हम पेरिनी शिव तांडवम नृत्य के नाम से भी जानते हैं। पेरिनी शिव तांडवम, शिव तांडवम नृत्य, ठीक है। और ये आपका तेलंगाना राज्य संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पेरिनी शिव तांडवम नृत्य है इसको डांस ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा के जाजपुर जिले, ध्यान रखिएगा जाजपुर, उड़ीसा के जाजपुर जिले में आप कह सकते हैं खोंडा लाइट जो माइनिंग एरिया है, खोंडा लाइट खनन स्थल, खोंडा लाइट जो खनन स्थल है उसके ठीक बीचों बीच 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है, ठीक है। इसके अलावा जो खोंडा लाइट माइनिंग एरिया है ये आप कह सकते हैं कि ललित गिरी के नजदीक है, और ललित गिरी इज अ पार्ट ऑफ अ डायमंड ट्राइंगल। डायमंड ट्राइंगल में आपके तीन है, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललित गिरी। तो इसी में ललित गिरी के पास खोंडा लाइट माइनिंग सेंटर है, वहीं पर आप कह सकते हैं 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के किस बाघ अभयारण्य में 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, नामदाफा बाघ अभयारण्य या नामेरी बाघ अभयारण्य। तो मित्रों यहाँ पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अगर नामदाफा की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और नामेरी आपका असम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 31। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने गृषणेश्वर मंदिर का दौरा किया, तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? चार विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने गृषणेश्वर मंदिर का दौरा किया है। ध्यान रखिएगा मित्रों यह भारत के महाराष्ट्र, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गृषणेश्वर मंदिर है हिंदू धर्म की शैव परंपरा का यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो गृषणेश्वर मंदिर है इसे 12वें, ध्यान रखिएगा 12वें ज्योतिर्लिंग की भी संज्ञा दी गई है या उसके रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में खबरों में रहा जियोग्लिफ्स क्या है? पौधा, जंतु, रोग या शैल कला। जियोग्लिफ्स, तो यह हाल ही में खबरों में बना रहा। तो मित्रों यहाँ पर हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का यह शैल कला है। हाल ही में खबरों में क्यों बना रहा? तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के पास बारसू गांव में एक मेगा ऑयल रिफाइनरी के बनने का प्रस्ताव आया था, जिसके कारण वहां पर जो शैल मौजूद हैं या फिर जो लेटराइट पठार हैं, वहां के लेटराइट जो प्लेटूज हैं वहां पर जो शैल कलाएं हैं उनको जियोग्लिफ्स कहा जाता है। तो वो आपके संकट में आ गए हैं, इस वजह से खबरों में बना रहा प्रागैतिहासिक शैल कला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किसने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल प्रशासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो हाल ही में किसने भारत को शहरी सुधार एजेंडे और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत को $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना खबरों में बना रहा, तो यह भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, तो मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में राम गंगा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा राम गंगा नदी की सहायक नदी है गोला नदी,
तो उसके ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये हाल ही में खबरों में रहा, उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद है। अगला है, हाल ही में कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित नवाचार बनाने के लिए भारत की किस संस्था ने यूएनडीपी के साथ साझेदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या सेबी? तो किसने यूएनडीपी के साथ साझेदारी की है, किस लिए? कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित नवाचार बनाने के लिए। तो मित्रों यहाँ पर हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में एक समझौता हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एसबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डेट भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955। ये आपका स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट से बना था, तो जो आपका आरबीआई एक्ट था वो था आपका 1934 का, ध्यान रखिएगा, बना था आपका 1 अप्रैल 1935 में। इसके अलावा आरबीआई के बारे में एक बात और याद आ रही है मुझे कि इसे मुंबई, या इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई कब ट्रांसफर हुआ था, तो वो हुआ था 1937 में। उससे पहले आपका कोलकाता में था, तो 1937 में ये मुंबई में ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। और जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988। तो कई बार क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थापना के अनुसार आप क्रोनोलॉजी लगाइए, तो इनके आप डेट्स भी और ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है भारत के, तो ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, गौर, मिथुन, ढोल या स्क्वायरल, या जॉइंट स्क्वायरल आप कह सकते हैं। गौर, मिथुन, ढोल या जॉइंट स्क्वायरल। तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का ही राजकीय पशु या स्टेट एनिमल मिथुन है। इसके अलावा अभी यह खबरों में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक परिषद है, फसाई के द्वारा इसको खाद्य पशु हाल में घोषित किया गया है, खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 37, कौन विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश हाल ही में बना है? ब्राजील, चाइना, भारत या अमेरिका? तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश हाल ही में कौन बना है? ब्राजील, चाइना, भारत या अमेरिका? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ता हुआ सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता के लिए पुनः चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता यह भारत को मिली है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 4 विकल्प हैं, न्यूयॉर्क, लाओस, जिनेवा या वाशिंगटन। तो मित्रों जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में मौजूद है। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भारत को सदस्यता मिली थी वो 2004 में मिली थी अंतिम बार। इसके बाद अब जाकर के 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता प्राप्त हुई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में वर्ष 2023 में निम्नलिखित देशों में से किसने वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है? वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता हाल ही में किसे मिली है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या चाइना? तो मित्रों यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में भारत को वासेनार व्यवस्था, वासेनार अरेंजमेंट जो है उसकी अध्यक्षता हासिल हुई है, ठीक है। इसके अलावा मित्रों जो वासेनार व्यवस्था की स्थापना है ये हुई थी आपकी वर्ष 1996 में। वासेनार अरेंजमेंट का अगर मुख्यालय कहा जाए कहाँ पर है, तो ये आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है। और जो वर्तमान सदस्य हैं इसमें वो आपके 42 हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यालय आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है, वर्तमान सदस्य 42 हैं और 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत को वर्ष 2023 के लिए अध्यक्षता हासिल हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा, पेरिस, कोलंबो या काठमांडू? इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? मित्रों डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काठमांडू, नेपाल में इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता ग्रहण की है? मित्रों यहां पर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता हाल ही में भारत ने ग्रहण की है। 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी, संजीव, पुष्पा भारती या नीलम शरण गौर?
तो 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अब आपको पता है कि जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं इनको 32वें व्यास सम्मान या 2022 से सम्मानित किया गया था। किस काव्य के लिए किया गया था? तो हम कह सकते हैं पागल खाना। पागल खाना। इसके अलावा जो संजीव हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है हिंदी वर्ग में, ध्यान रखिएगा, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है हिंदी वर्ग में। नीलम शरण गौर, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका 2023 का, उसमें अंग्रेजी वर्ग में इनको सम्मानित किया गया है। रेक्यूम इन राग जानकी, इनकी रचना का क्या नाम है? रेक्यूम इन राग जानकी, ये इनकी रचना का नाम है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। इनकी जो रचना है वो क्या है? तो आप कह सकते हैं यादें, यादें और यादें, यादें यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती जी को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 43। शेनिस पलासियोस, हाल ही में इनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। तो ये किस देश से संबंध रखती हैं? निकारागुआ, ब्राजील, चिली या अर्जेंटीना? ये आपकी निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 द्वारा किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो, गंगूबाई काठियावाड़ी, एंडलेस बॉर्डर्स या ब्रह्मास्त्र? तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एंडलेस बॉर्डर्स। इसी आप कह सकते हैं महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो आपके माइकल डगलस हैं, हॉलीवुड के अभिनेता हैं माइकल डगलस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 45। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राजकुमार राव, अल्लू अर्जुन, आर माधवन या चिरंजीवी? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मित्रों यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अल्लू अर्जुन। इनकी जो मूवी आई थी पुष्पा, तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। इसके अलावा अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए तो इस संयुक्त रूप से आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कृति सेनन को दिया गया है मिमी के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फेमिना मिस इंडिया 2023 हाल ही में नंदिनी गुप्ता बनी है, तो यह किस राज्य की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो अब देखिए कई बार अब ये भी पूछ लेता है कि वह किस राज्य से संबंध रखती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं। तो जो फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है, यह आपकी राजस्थान से संबंधित है। सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में आयोजित जायद तलवार अभ्यास भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट रहेगा, यूएई, आप सब कह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य यह एक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। किस संस्था के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग? तो मित्रों चार विकल्प है यहाँ पर। प्रवाह पोर्टल जो है, ध्यान रखिएगा, यह नियामकीय प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? चार विकल्प हैं, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च या 10 अप्रैल। तो विश्व दलहन दिवस यह किस दिन मनाया जाता है मित्रों? तो वर्ष 2023 के लिए थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए दालें। ये वर्ष 2023 की थीम थी विश्व दलहन दिवस की, और ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला है लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान की स्थापना वर्ष 1945 में नहीं हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, विश्व बैंक डब्ल्यूबी या विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ? तो किसकी स्थापना वर्ष 1945 में नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों अगर एफएओ की हम बात करें तो इसकी स्थापना
1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसकी स्थापना भी वर्ष 1945 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं हेग, नीदरलैंड। अगर विश्व बैंक की हम बात करें तो इसकी स्थापना भी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी वर्ष 1948 में। और जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मौजूद है। तो हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है इन सभी के, क्योंकि सभी चर्चा में रहे हाल ही में और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आज का सत्र हमारा समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए 50 में से, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। इसके अलावा मित्रों, अगर आपको ये सेशन हमारे अच्छे लग रहे हो, ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सुदृष्टि पीसेस का, उसकी लिंक नीचे आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर ही अपलोड किए जाते हैं, जो कि रिवीजन के लिए अति आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, so थैंक यू सो मच।